मैंने बुधवार को भी आप सभी दर्शकों और मेरे साथ जुड़े मेहमानों से सवाल जवाब के दौरान कहा था कि अंतरिम बजट आ रहा है, उम्मीदें भविष्य के लिए रखें। यह हद से हद आगे की नींव रखने वाला बजट होगा और हुआ भी वही। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 58 मिनट के बजट भाषण में सरकार के आगे के बोल्ड लक्ष्य बताए। वर्तमान की जिन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए पुश चाहिए था, दिया। एक खास बात जो नोट करने वाली रही वो ये कि सरकार कॉन्फिडेंट है कि 2024-25 का पूर्ण बजट भी वही पेश करेगी। पर बजट है तो सवाल तो है ही कि क्या मिला क्या नहीं, सस्ता महंगा इसमें क्यों नहीं। साथ ही सवाल ये भी कि क्या ये देश को आगे बढ़ाने की दिशा तय करने वाला बजट है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने दोहराया कि देखिए, इसमें कोशिश ये की गई है कि आगे की फाउंडेशन को रखा जाए, एक बिल्डिंग बनाई जाए। लेकिन जिस तरह का चुनावी मौसम होता है उसमें ऐसा माना जाता है कि एक पॉपुलर बजट होगा, लोक लुभावन बजट होगा, लेकिन लोक लुभावन चीज़ों को इसमें मिस किया गया है। इसके अलावा इस आधे घंटे की चर्चा में मैं लगातार ग्राफिक्स भी चलाऊंगा। बजट में क्या खास है क्या नहीं ये भी आप तक हम पहुंचाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसे किसी और अट्रैक्शन की वजह से इनमें शामिल नहीं किया जा सका, क्यों इसे पॉपुलर नहीं बनाया गया। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुरेश गर्ग जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, नितिन सारस्वत जी कांग्रेस की ओर से और कुलदीप गुप्ता जी अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत, आज का दिन आपके नाम है गर्ग साहब, इसलिए आपसे कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लोक लुभावन बनाने का मौका भी था, दस्तूर भी है, पर आप उससे दूर रहे, कुछ खास वजह? हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उसी को ध्यान में रखते हुए 4 चीजों पे, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनको फोकस करके जीडीपी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया। पर ज्ञान पर तो कदम पूर्ण बजट में बढ़ाया जाएगा ना, इसमें ये अभी तो नहीं बढ़ा है। नहीं, क्यों नहीं है? आप ये देखिए कि आज हम जो लखपति दीदी है, जो 1 करोड़ है, उसको 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हमने लक्ष्य रखा है। जिस तरीके से और दूसरे जैसे रेलवे के अंदर है, रेलवे में 40,000 बोगियों को वंदे भारत के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये ज्ञान में कैसे आया? तो सभी के लिए आ गया। नहीं, ये ज्ञान में कैसे आया? तो सभी के लिए आ गया। नहीं तो युवा देखो, अगर मान लो ये तो डेवलपमेंट में तो आ गया ना। ज्ञान में तो अब आप जैसे कह रहे हो कि ज्ञान में गरीब के लिए हमने जैसे पक्के मकान दे रहे हैं, 3 करोड़, अभी 3 करोड़ पक्के मकान में, 2 करोड़ और पक्के मकान बना के दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन प्रोवाइड करा रहे हैं गरीब के लिए। अच्छा, 47 का रोड मैप क्या है? आपने शुरुआत इसी बात से की ना कि हम 47 के रोड मैप पर जाएंगे। सर, 2047 का रोड मैप ये कि देश विकसित रहे, उसी के हिसाब से हम बजट को लाए हैं, जो कभी बना ही नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि 2047 का जो रोड मैप है वो हम आगे रखेंगे। बिल्कुल, मतलब अभी नहीं रख रहे हैं। नहीं, आगे क्या है? अंतरिम बजट है। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली बात है कि अंतरिम बजट है। फाइनल बजट हम सरकार, हमारी तीसरे टर्म में सरकार आ रही है तो हम फाइनल बजट देंगे। और कई चीजें इसके अंदर अमेंडमेंट हुई है। देखिए, आप देखिए इनकम टैक्स के अंदर कितना बड़ा अमेंडमेंट हुआ है कि 1962 से असेसमेंट ईयर 2009-10 तक अगर 25,000 रुपए तक की डिमांड का जो है उसको माफ करने के लिए 2009-10 से 2013 रिकॉर्ड आपका अच्छा है। वैसे टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया नहीं है इन सब चीजों को। इसके बाद में आप डेवलपमेंट के अलग अलग, जैसे अब स्टार्टअप है, स्टार्टअप की टैक्स रिबेट 1 साल तक की ओर बढ़ा दी गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करने का लक्ष्य रखा। तो ये सब चीजें जो युवाओं को आगे प्रेरित करने के लिए। ठीक है गर्ग साहब, मैं सारस्वत जी आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक बात जो विपक्ष के तौर पर अच्छी लगी हो या पूरा बजट ही पसंद नहीं आया?
देखिए, मैं बोलना चाहता हूँ कि जो गोंडवी जी की लाइन है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जैसे इन्होंने गुलाबी जैकेट ऊपर पहन रखी है ना, ऐसे आंकड़े दिखा रखे हैं। हाँ। लेकिन बजट अंदर से जैसे काले कपड़े हैं ना, बिल्कुल उसी तरह है। Explain ना कीजिए। जो चारों लोगों का जिन्होंने जो नाम लिया कि ये इन्होंने बोला किसान के लिए, इन्होंने महिला के लिए बोला, इन्होंने युवा के लिए बोला, इन्होंने जिस तरीके से श्रमिक के लिए बोला, आप मुझे एक भी प्रावधान बता दीजिए इस बजट के अंदर जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट करते हो। और जबकि उनकी स्थिति क्या है, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। ये इंटरिम बजट नहीं, अंतरिम बजट नहीं है, ये इनका अंतिम बजट होगा। ये अंतरिम बजट आप कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ये इनका अंतिम बजट है। मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, सरकार को ऐसा नहीं लग रहा ना, सरकार तो कॉन्फिडेंस दिखा रही पूर्ण ये तो बजट की जाने की। देखिए, अहंकार था, रावण को कब लगा था कि उसका अंत होगा? आप ये मुझे बताइए, इंटरिम बजट का मकसद क्या होता है? मैं कह रहा हूं चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद में आप अपने इश्यूज रखेंगे, जनता आपको वोट करेगी, तब डिसाइड होगा ना। आपने कह दिया कि हम ही पेश करेंगे, तो अहंकार है ना। नहीं, 2 सेकंड। नहीं, सरस्वत भाई, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि इंटरिम बजट में होता यह है कि जो चीजें अभी वर्तमान में चल रही है उन्हें कैसे पुश दिया जा सकता है, उस दिशा में इंटरिम बजट आता है। वो पुश इसमें नजर आ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि वो पुश नजर नहीं आ मैं रहा। आपको वही बताना चाह रहा था ना, आप मुझे अगर आप मौका देंगे उसके बाद में आप कहेंगे कि इसमें पुश नहीं है, तो बात है। आप 2019 को अंतरिम बजट देख लीजिए, इन्होंने कई सारी घोषणाएं की थी। मैं आज ये बताना चाहता हूं, इन्होंने इस बजट की खास बात है, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में जो आवंटित राशि है, इन्होंने जो बताया उससे कम पैसा खर्च हुआ है। फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर, डिफेंस बजट में इन्होंने कम कर दिया। ये जिन लोगों की बात कर रहे थे, इन्होंने पीएम का नाम 42 बार, प्राइम मिनिस्टर, टैक्स 42 बार लिया, लेकिन जिसके लिए कह रहे हैं कि इनके लिए बजट था, फार्मर का केवल 15 बार नाम लिया, वुमेन का 11 बार लिया, जॉब तो एक बार भी नहीं लिया, जॉब और एम्प्लॉयमेंट का तो एक बार नाम ही नहीं लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज के बजट में, रुकिए एक बार, आज 45 साल की रिकॉर्ड ऐतिहासिक क्या नाम से बेरोजगारी है, 50 साल की बचत सबसे कम है, महंगाई, टारगेट इन्फ्लेशन 12 महीने में से 11 महीने जो टारगेट इन्फ्लेशन है उससे पार है, लेकिन इन्होंने ना कोई इनकम टैक्स में राहत दी। दो सेकंड, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, ये इंटरिम बजट है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप ये सारे शब्द गिन रहे थे ना कि कौन सा शब्द कितनी बार कहा गया, हम बिटवीन द लाइंस भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर नए आवास बन रहे हैं तो वो एक इनडायरेक्ट रोजगार का तरीका तो बनाते हैं। अभी ये 2-3 महीने के लिए, 2 मिनट सरस्वत भाई, मैं आऊंगा ना तब आप आवाज पे बोल लीजिएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक एनवायरमेंट तो ये बन रहा है। जैसे सोलर वाला पॉइंट ले लें तो एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश है, लोन वाला पॉइंट ले लें वो एक एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश है। मैं कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूं। कुलदीप जी, मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है। इतना तो समझ में आ गया कि जो भी कंटिन्यूटी या मोमेंटम चाहे जैसा भी मिला हो उसको डिसरप्ट नहीं करना चाहती थी सरकार, इस इंटरिम बजट में वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बजट में देखिए, जैसा कि ये अभी इसको हैट्रिक बजट के नाम से भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये सरकार की कोशिश रही होगी कि हम इसको हैट्रिक के तौर पे दिखाएं और सब चीज़ें। बट अगर एज ए इकोनॉमिस्ट अगर मैं बात करूं, जो थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से बजट कभी किसी एक के फायदे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सरकार, कोई सी भी सरकार हो, या भले राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसे अपने राजकोष को देखते हुए, फ्यूचर विजन को देखते हुए, ना तो वो फ्री बीज में अपना कोई पैसा वेस्ट कर सकती है, ना वो किसी के पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी पे या पर्टिकुलर किसी सेक्शन पे वो बर्डन ऐसा कर सकती है। जैसा कहते हैं कि टैक्स इस तरीके से होना चाहिए जैसे मधुमक्खी में से जैसे शहद निकालते हैं। डेफिनेटली ये सारी बजट संतुलित बजट है, मतलब उस तरीके से देखा जाए तो। हालांकि डिसिप्लिन है, हाँ, फिस्कल डिसिप्लिन है, फिजिकल डिसिप्लिन है, बिकॉज जैसा आपने बताया था अभी, जैसे सारस्वत जी से और आपसे अभी कम्युनिकेशन जब चल रहा था तो वो देख रहा था कि इनडायरेक्टली रोजगार का भी इन्वॉल्वमेंट है। जैसा आज यह बात करेंगे 3 करोड़ अगर उन्होंने रोजगार, पहले भवन उन्होंने बनाने का जो लक्ष्य रखा वो पूरा किया, और अब 2 करोड़ और बनाने की अगर बात करें तो डेफिनेटली इससे जो लोअर वर्ग, जो हम गरीब की जिनकी बात कर रहे हैं, उनको वो बड़ा आधार मिलेगा, और उद्योगों को भी डेफिनेटली, क्योंकि इससे भले आप सीमेंट ले लो, आयरन ले लो, या आपका जो लेबर क्लास वर्ग है उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक तबका ऐसा है जो कि अभी रोजगार से वंचित है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सहयोग करेगा। कुलदीप भाई देखिए, मुझे लगता है कि ना दिक्कत कहां पर आ रही है, हम सिर्फ मोटिव का एनालिसिस कर रहे हैं, और हम मोटिव का एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है। अगर हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते तो हमें एनालिसिस करने में थोड़ा आसानी होती, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे चूंकि हमारे सामने नहीं है तो हम सिर्फ बिटवीन द लाइंस पढ़ सकते हैं और मोटिव को देख सकते हैं। यहां तक तो सही हूं मैं? राइट सर, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही है। जैसे
अभी एक बजट में एक बड़ी लाइन जैसे मतलब बजट से पहले पीएम मोदी साहब ने जैसे अनाउंस की थी कि अनुसंधान ये कहने में एक बहुत बड़ा मतलब बहुत छोटा सा शब्द है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, बट रिसर्च अगर इसको इन डेप्थ की अगर बात करते हैं, रिसर्च एक बहुत बड़ा शब्द है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास, क्योंकि ये भारत की अगर मैं भौगोलिक देखूं या जो भी उसकी अर्थव्यवस्था को अगर मैं देखूं तो उसमें हर तरीके से संपन्नता है। भले ही वो आप उसमें मिनरल्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, यूथ की बात करें, माइंड की बात करें, या टूरिस्ट की बात करें, या किसी भी क्षेत्र में आप भले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात करें, हर तरीके की वो है। लेकिन हमें क्या करना है, रिसर्च ये करना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, एक संपन्न भारत के लिए, एक विकसित भारत के लिए। ठीक है। तो शायद उन्होंने इस चीज पे फोकस किया। रूटीन में क्या होता है, सरकार चाहे जिसकी रही हो वो बजट लाती है। सारस्वत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जब बजट लाती है तो सरकार और उसको समर्थन देने वाले जो दल होते हैं वो उसे ऐतिहासिक बताते हैं, और जो विपक्ष में बैठे दल हैं वो उसे या तो लोक लुभावन या कुछ नहीं है बोल के खारिज करते हैं। ये एक रूटीन प्रोसीजर चला आ रहा है। लेकिन इससे इतर, सारस्वत जी मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो आवास वाला पॉइंट बोलना चाहते हैं वो बोलिएगा, लेकिन इस सवाल के आसपास बोलिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं पॉपुलस बजट नहीं है, अगर पॉपुलस बजट बनता तो फिर उसी पॉइंट पे तो निशाना बन जाता ना कि अंतरिम में पॉपुलस क्यों रही है, अंतरिम में पॉपुलस क्यों है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथी इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने बोला कि फिस्कल डिसिप्लिन का, तो आपको आईएमएफ का अलर्ट आपको पता ही है कि 81% हो गया और 100% होने वाला है। ये सरकार को चेतावनी दी थी। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17.5 लाख करोड़, इसके बावजूद घाटा, आप समझिए 17.5 लाख करोड़ हमारी जीडीपी है। हमारा जो बजट था 45 लाख करोड़ और 17.5 लाख करोड़ का राजकोषीय घाटा है। और अभी भी जो ये कहते थे राजकोषीय घाटा ही थोड़ा कम हुआ है। मैं कह रहा हूँ आज भी 5.8 जो एफआरबीएम एक्ट है वो 3% कहता है। जो फिस्कल डिसिप्लिन की बात करते हैं ना, तो उनको मैं बताना चाहता हूं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है। ये आज भी डबल पे है और इन्फ्लेशन 12 महीने से 11 महीने पे टारगेट इन्फ्लेशन के पार है। और मैं ये आप जो कह रहे हैं पॉपुलस बजट, अरे आप कैसी बात करते हैं, इनकम टैक्स में इन्होंने कोई राहत नहीं दी। आज नहीं, मैंने तो कहा कि पॉपुलस नहीं है। सुनिए, हाँ बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं पॉपुलस नहीं है। अगर पॉपुलस होता तो आप कहते पॉपुलस हो गया। आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर जनता को आप एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स को माफ कर देते हैं, 15 लाख करोड़ एनपीए को साफ कर देते हैं, लेकिन किसानों के 17 लाख करोड़ जो उन पे कर्ज है उसके लिए राज्यसभा में मना कर देते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे भी आके प्रधानमंत्री आवास नगरीय योजना में कोई एलोकेशन नहीं करते। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि आंकड़े सामने ना आ जाए, ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे तक को रोक दिया। आप सोचिए, मैंने वो पॉइंट तो मैंने खुद ही पॉइंट उठा दिया सरस्वत भाई। आपने बोला तो आप तो बहुत जिम्मेदार पत्रकार और निष्पक्ष पत्रकार है, इसलिए आपने बोला। मेरा भी फर्ज है ना उस पॉइंट को बताने के लिए। फिर भी मैं कहता हूँ आज किसान को बिल्कुल एकदम शॉर्ट में राजकोषीय घाटा हो गया। डिफेंस बजट में कोई नहीं, सिलेंडर महंगा हो गया, 410 महंगा बताते हैं, उसमें कोई राहत नहीं। दाल, दूध, शक्कर, टमाटर, प्याज, आटा, चावल, तेल सब महंगा। और आप जो एक ब्याज दर की बात करते थे, आप और मेरे जैसे जब पहली बार घर लेते थे तो उसमें सब्सिडी मिलती थी। और आज इंटरेस्ट रेट 2.5% कुछ महीनों में, बिल्कुल आप अर्थशास्त्री बताएंगे। 2 सेकंड। अब मैं देखिए, दो चीजें हैं, एक या तो पॉपुलस होने की इमेज को कैरी करना है और या फिर देश को आगे बढ़ाने की इमेज को कैरी करना है। मैं गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूं। गर्ग साहब 2 सेकंड। अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं ना। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बड़ा बोल्ड और एम्बिशियस टाइप का टारगेट ले लिया है फिस्कल डेफिसिट पे। आपने कहा कि हमारा टारगेट है 5.1 पर लाना, और उसके अगले साल का तो साहब और माशाल्लाह आप 4 कुछ पर लाना चाहते हैं। आप खुद कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री को खर्च करना होता है, खर्च करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लोन उठाना होता है। आप इसे अचीव कैसे करेंगे? ये ऐसा तो आपने बहुत बड़ा टारगेट खुद अपने कंधों पर ले लिया, कैसे करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। जो कैसे? मैं कह रहा हूं कि आज बजट 44,70,000 लाख करोड़ रुपए का बजट 2023-24 का, 2024-25 का जो बजट है वो 47 लाख करोड़ का बजट हुआ है। तो आज हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन भी तो बढ़ रहा है ना। आज रेवेन्यू कलेक्शन जो 28 लाख करोड़ रुपए का, वो 33 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है। तो इसलिए, और फिस्कल डेफिसिट 5.9% का था, उसको 5.8% पे आया है, यानी कि हमने 0.1% कम हुआ है। खुद कह रहा हूं घाटा थोड़ा कम हुआ है। तो आंकड़े ये बता रहे हैं। रूप से देखिए, आज हम जो आज जनता बड़ा बोल्ड टारगेट बता दिया है, ये बहुत बोल्ड है। आप समझिए मेरी बात को। आप कल को खुद ही जो योजनाएं चलाएंगे या जिन योजनाओं को आपको चलाना है, अगर मान लीजिए किसान सम्मान निधि को आप बढ़ाते हैं, 6 से 8,000 करते हैं, तो आपको पैसा चाहिए। डेवलपिंग नेशन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसे पैसे खर्च करने होते हैं, और जब पैसे नहीं होते हैं तो मार्केट से लोन उठाना होता है। ये दोनों कंडीशन आपके इस टारगेट के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। हमारे टारगेट पे किसी तरीके का कोई रोड़ा नहीं है। मैं ये कहता हूं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी है, 32 लाख करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर किए ना, उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए अभी बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है।
आज 55 करोड़ अकाउंट है। हाँ। आज मुद्रा लोन हमने 44 करोड़ मुद्रा लोन अरे को सर, 22 लाख योजनाओं पर पैसे करोड़ खर्च रुपए करना का और ऋण जो दिया है। continue तो चली आ रही है, ये उसमें सब चीजें difference हैं। है। तो इसलिए आप देखिए स्वप्निल जी, हाँ, गर्ग भाई। जो ये बजट जो दिया है, हाँ। ये बहुत अच्छा दूरदर्शिता वाला बजट दिया है। हाँ। इनको मतलब गरीबों को, अन्नदाता को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखते हुए बजट दिया है। ठीक है। अब ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति, उनको कुछ नहीं, तो बोलना है। ये- आज नहीं, इनका नहीं, सचिन नहीं, पायलट गर्ग जी भाई, तो ये गर्ग बोल भाई, रहे थे कि गर्ग साहब भाई, ये चुनावी गर्ग भाई, बजट गर्ग भाई, है। गर्ग अब भाई। ये बता दीजिए चुनावी बजट है क्या? ये चुनावी बजट नहीं बता रहे सचिन पायलट जी बोल रहे हैं, तो गर्ग भाई, चुनावी गर्ग भाई, बजट है। गर्ग भाई, यानी कि इसका नहीं, मतलब नहीं, अच्छा बजट नहीं, हो गया चुनावी बजट है तो। गर्ग जी, नहीं चुनावी बजट तो नहीं है। नहीं, सचिन मैं पायलट जी आपको का गारंटी स्टेटमेंट दे रहा है। हूं। सचिन पायलट जी का इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है सबकी कि अपनी चुनावी समझ बजट है। और सबकी फिर ये अपनी बताओ समझ कि होती है 15 इकोनॉमिक्स की। मैं किसी की समझ फिर को मैं टारगेट नहीं कर एक रहा हूं। चीज इनका जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 15 बहुत लाख short करोड़ रुपए के लोन माफ हाँ। कर दिया। अरे भैया कौन से लोन माफ कर दिए? कोई लोन माफ नहीं हुए, सबकी रिकवरी हो रही है। आपने तो बैंकों को बस पीछे 2 में मिनट, डाल दिया अब था। बस रुक जाइए गर्ग जी, गर्ग जी रुक जाइए। हाँ, 1.25 करोड़ अब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। 3% एनपी आ गया। नहीं, 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 वो नहीं। किया है हमने भारतीय जनता दो पार्टी की सेकंड, सरकार दो ने, सेकंड, दो मोदी जी की सेकंड। सरकार मैं ने। क्रिटिसिज्म पे भी आना चाहता हूं। मैं क्रिटिसिज्म ये है कि जैसे आपने कहा कि श्वेत पत्र 2014 के पहले और अब, ये एक पॉलिटिकल स्टंट होता है, ये एक पॉलिटिकल कदम होता है जिसकी घोषणा आज की गई है। इसको भी इस बजट भाषण का पार्ट बनाया गया। सारस्वत जी, मैं 20 सेकंड आपको दे रहा हूं, उसके बाद मैं डिबेट आगे बढ़ाऊंगा। 20 सेकंड में आप जो भी पॉइंट कहना चाह रहे हैं जल्दी से बोल दें। आपने इनसे पूछा था टारगेट कैसे अचीव करेंगे, वैसे ही टारगेट अचीव करेंगे जैसे 2022 में कहा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, हर के पास में घर होगा, घर में जल होगा, जल में नल होगा, हाँ। जैसे बोला था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ठीक है। जैसे बोला था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष हो जाएंगे, सबके अकाउंट में 15 ठीक है। लाख आ जाएंगे। ऐसे ही जनता क्यों ये नहीं 2047 के आंकड़ों में 2074 कर देंगे। मैं एक और point बता रहा हूं। इनकी ये बात अपने होगी। आंकड़ों में कभी रहते नहीं है, ये 47 को 74 कर दो देंगे। सेकंड। जनता क्यों नहीं सुनती इनकी पर बातों हम को? मैथ्स हम ये सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जब हम बजट पर होते हैं तो हम मैथ्स पर होते हैं, और मैथ्स में 1 + 1 2 ही होगा। 1 + 1 11 नहीं हो सकता। वो सियासत में हो सकता है, वो पॉलिटिकल साइड पे हो सकता है। मैं अब एक दूसरा पॉइंट उठाना चाहता हूं। अगर कोई बुरी खबर नहीं है तो वो भी एक तरह से खुशखबरी है, और वो इस बजट में नजर आ रही है। मैं कुलदीप भाई आपसे कह रहा हूं, नो बैड न्यूज इज ऑलमोस्ट लाइक अ गुड न्यूज। यस डेफिनेटली, क्योंकि वो जैसा आपने कहा कि जो नो बैड न्यूज़ इज ऑल्सो गुड न्यूज़। मैं सिंपल सी, मैं किसी पार्टी की मतलब मैं हो सकता है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा अच्छा बताएगी, और जो अपोजिशन में होगी वो डेफिनेटली ऐसा बताएगी कुछ कुछ कमी है। मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन आप देखिए कि जो फोरकास्ट कोई सी भी सरकार अगर करती है बजट में, तो वो ये ज्यादा काबिल बनाने के लिए कर रही है। ठीक है, तो वो काबिल बनाने पे अगर आपको पता है कि आप अपने देश की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा यूथ अपने इंडिया की है, अगर वो इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भले वो एजुकेशन पे हो या ऐसी किसी चीजों से लेके हो, अगर वो बेसिक ढांचा अगर सही होगा तो अपनी देश की जनता इसके लिए काबिल होगी। जो हमारा जो टारगेट जो भी हमने अचीव किया है, क्योंकि आज से अगर अपन जीएसटी के इनिशियल डेवलपमेंट में आप क्या देख रहे हो? मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, मुझे घोषणाएं नजर आई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मुझे कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन ग्राउंड लेवल पे पैसे जैसे कहां कि से आने हाँ, वाले हैं वो भी इतना स्पष्ट नहीं है। वो हालांकि वो पूर्ण बजट में आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हाँ, वो भले ही स्पष्ट नहीं है, लेकिन आप देखिए जो अपना इनडायरेक्टली जो रेवेन्यू आज मान के चलिए जो वंचित परिवार है उनको अगर ये सोर्स मिल रहा है, अगर उनका डेफिनेटली उनके बच्चे किसी अच्छी स्कूल में जाएंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो वो एक होता है ना कि मतलब जो पहले जो एक धारणा थी कि ठीक है मजदूर का बेटा मजदूरी करेगा, लेकिन जब उसके पास पूरे संसाधन होंगे, उसके पास मोबिलिटी होगी वहां तक पहुंचने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों का फ्यूचर उसको सोच सकते हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े ही पूर्णकालिक रूप से वो सामर्थ्य जुटाने में दो चीजें अगर इस बजट में डाल दी जाती तो मुझे लगता है कि इस बजट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैसे किसान सम्मान निधि को अगर ये 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 9,000 या जो भी उसमें जितनी भी राशि बढ़ा देते वो, और प्लस पेट्रोल डीजल में किसी तरह की कटौती की बात कर देते। लेकिन अभी सरकार को पैसा चाहिए और इसीलिए इस तरह का पॉपुलर कदम नहीं उठाया गया ताकि डेवलपिंग वाला स्टेटस आगे बढ़ते रहे। आप ये कहना चाहते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि अगर इतना बड़ा देश है उसको चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होगा, तो हो सकता है शायद उनका ये मंशा रही होगी कि अगर मैं ये सब चीज़ों में अगर कटौती करते हैं अगर, तो वो कहीं ना कहीं उनके राजकोष में घाटा जो है वो वृद्धि हो सकती है। तो ये कुछ रहा होगा। हालांकि सरकार से यही गुजारिश होगी, शायद ये इनके विजन में भी होगा कि और कैसे नए आयाम स्थापित करेंगे जिससे उनके रेवेन्यू इंक्रीज हो, और जो हमारे जो डेफिसिट है उसको हम कंट्रोल में कर सके और महंगाई को भी हम कंट्रोल में कर सके। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा तीखा सवाल लेना चाहता हूं गर्ग साहब। आप मुझे पूरी उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 2047 का कोई रोड मैप है तो उसे आज भी रखा जा सकता था। ये अपने आप में आपके लिए एक मैनिफेस्टो का काम करता है। और हम कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर ये कह देना हम आगे रखेंगे, वो ऐसा दिखाता है कि शायद अभी 2047 के रोड मैप का विजन बन रहा है, पका पकाया नहीं है, बना नहीं है। ये भी तो एक रोड ब्लॉक होगा इसी बजट के लिए जिसे आप ऐतिहासिक बता रहे हैं।
बजट तो ऐतिहासिक है, जो 2047 का हमारा है ही रोड मैप, तो उसमें तो क्या है कि भाई आज आप ये देखिए, हमने किसी तरीके का टैक्स नहीं बढ़ाया, किसी तरीके की किसी भी जनता के ऊपर या किसी भी इंडस्ट्रीज के ऊपर कोई भार डाला नहीं हमने। तो ये भी एक अपने आप में उपलब्धि है साहब। आज ये उपलब्धि है, और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमारे पास में और भी दूसरे सोर्स है। अगर महंगाई एज इट इज बनी हुई है, जो आने वाली महंगाई देखिए, मेरी बात तूर की दाल, आरबीआई सारस्वत जी ने कहा कि तूर की दाल अगर और महंगी होगी 140 के ऊपर कहां तक जाने को आप मान जाएंगे कि साहब? ये तो देखो कांग्रेस बोलती रहेगी महंगाई पे, मुझे ये बताइए महंगाई खुद बोल रही है कि 2% से 6% के बीच में आरबीआई ने अपना पैरामीटर बना रखा, 2% से 6% के बीच, उसी ब्रैकेट के अंदर ये महंगाई दर है, जबकि 2014 के पहले ले लीजिए आप 8% ब्रैकेट में है, लेकिन 6 के नजदीक है ना, उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। आज 2 से 6 के बीच में अगर महंगाई दर है तो वो हमारे कंट्रोल के अंदर है महंगाई दर। इसलिए निश्चिंत रहे, हम जनता को, युवाओं को, गरीबों को ध्यान में रखते हुए बजट, अंतरिम बजट आया है, और ये विकसित भारत के लिए बजट है। इसी बजट में कोई एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जिससे ये नजर आए कि आगे जाकर महंगाई कम होने वाली है। मुझे नहीं नजर आया, मुझे ये नजर आया कि आप देश को आगे बढ़ाने वाले, पर ये नजर नहीं आ रहा कि महंगाई से आगे जाके तो देखिए, हम निश्चित रूप से भाई जब टैक्स रेट नहीं बनी है या कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं बढ़ाया तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई डाउन होगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। आज अगर मान लो किसानों का उत्पादन बढ़ेगा तो महंगाई कम होगी, वो चीज है ना। ठीक है, काउंटर सारस्वत जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ऐसा ही एक इंटरिम बजट हमने 2014 में देखा था। पी चिदम्बरम उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट चली गई थी। इसी तरह के आंकड़ों के साथ और इसी तरह के फाउंडेशन की बात वो बजट भी कर रहा था। अगर वो फाउंडेशन लेइंग बजट था तो ये भी तो फाउंडेशन लेइंग बजट हो सकता है ना। कोई एक बात तो इसमें अच्छी हो सकती है ना, अगर दुनिया कह रही है तो कांग्रेस अलग क्यों कहे? एक आध तो अच्छा पॉइंट गिनाया जा सकता है। देखिए स्वप्निल जी, इसमें एक ही अच्छा पॉइंट है कि जिस तरीके से ये लूट मचा रहे हैं एक्साइज के नाम पे, बस इन्होंने उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। ये आज भी बदस्तूर उतना ही लूट रहे हैं, उतने ही पूंजीपतियों के लूट रहे हैं। बिल्कुल एक पॉइंट बहुत अच्छा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये लगातार बातें कर रहे हैं, ये 2022 तक के इनके कितने लक्ष्य थे जो पूरे हो गए, लेकिन इसके नहीं बोलेंगे। ये 2047 को 2074 कर देंगे। मेरी बात सुनिए सारस्वत जी, आप खुद बताइए, हम एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात करते हैं। 2022 तक के लक्ष्य में सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक था वो तो कोरोना था ना। अच्छा, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, किसानों की आय कब तक दुगनी हो जाएगी? आज किसानों को 6,000, ये आज किसानों को 16 रुपए प्रतिदिन देते हैं, और एक्साइज के बढ़ाने के नाम पे अगर 1 लीटर भी वो पेट्रोल या डीजल यूज करता है तो उससे ज्यादा पैसा डेली में दे देता है। इतना बड़ा लक्ष्य अंतरिम में कवर नहीं होता ना साहब। आप क्या बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं है, किसी मिडिल क्लास आयुष्मान योजना जिसमें घोटाले सामने आए उसका सोचते थे कि कवरेज बढ़ेगा, कोई कवरेज नहीं बढ़ा, पेट्रोल डीजल पे कुछ नहीं हुआ, राजकोषीय घाटा बदस्तूर उतना ही है, सिलेंडर ठीक है, देखिए सुनिए। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया सारस्वत भाई। लगातार जैसे कहती थी कि मैं प्याज नहीं खाती, महंगी है, ऐसे ये कह रहे हैं महंगाई है नहीं, अगर तूर दाल महंगी है तो मत खाओ, अगर महंगाई नहीं दिखेगी, ये तो गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन जिनके गाड़ियां नहीं है, 2 मिनट, आपका पॉइंट आ गया सारस्वत भाई, हम लोग समझ इतना तो, अगर हम बजट पे बात कर रहे हैं तो छोटी छोटी में हम इशारा समझ लेते हैं। गर्ग भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, देखिए फिर मैं एक बात कह रहा हूं, इनकम टैक्स का पैसा कम न करना या ये आश्वासन न देना कि अगर पूर्ण बजट बनाने की स्थिति आती है तो हम इनकम टैक्स में स्लैब में बदलाव कर सकते हैं या इनकम टैक्स में छूट दे सकते हैं या आने वाले समय में हम जो कीमतें हैं उसको नीचे ला सकते हैं, इस तरह का इशारा न देना। वो ये बताता है कि सरकार को पैसों की जरूरत है, और इसीलिए मैंने कहा कि जब सरकार को पैसों की जरूरत है तो उसे एक्सेप्ट करने में बुरा क्या है। आप उसे एक्सेप्ट कर लेते तो हो सकता है एक बार कि आपका वो बोल्ड टारगेट फिस्कल डेफिसिट वाला हमारे गले के नीचे उतर जाता। सिंपल सा पॉइंट है ना, ये तो आंकड़ों पे ही बात हो रही है। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई रेवेन्यू, आप ही बताइए, कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनाई, बढ़ाई नहीं है, इसके बावजूद भी 1 करोड़ करदाताओं को फायदा दिया। 10,000 रुपए तक का 1962 से 2009 तक का अगर टैक्स डिमांड है उनको फ्री कर दिया, और 2009 से 2014 तक का अगर 10,000 तक और वो 25,000 तक अगर वो है तो कम से कम 1 करोड़ करदाता को फायदा दिया है सर। और आप ये देखिए कि 11 करोड़ रुपए आपके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा, डिफेंस में 11% अगर आपने वृद्धि की है तो ये सब चीजें जनता के पास तो जाएगी ना साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगेगा, डिफेंस में लगेगा, रेलवे में लगेगा, रेलवे के अंदर कायाकल्प हो गई है। अब वो कांग्रेस वाले माने या नहीं माने, लेकिन आज की तारीख में तो देखो रेलवे के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। अब देखिए, मैं सिंपली एक पॉइंट कहना चाहता हूं, और कुलदीप भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, न राहत, न बोझ, न सस्ता, न महंगा,
ये कंडीशंस तब लगाई जाती हैं जब आप किसी मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। अब सरकार किस मोमेंटम को यहां पर बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी वो मोटे तौर पर समझने के लिए हमें पुराने बजट पर भी एक निगाह डालनी पड़ेगी, लेकिन क्या वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? मेरा सवाल कुलदीप भाई आपसे सिंपल सा है, अगर राहत देते, बोझ बढ़ाते, सस्ता करते, महंगा करते तो उससे जो एनवायरनमेंट डेवलप करने की बात सरकार कर रही थी वो उसके अगेंस्ट जाता। एक इनडायरेक्ट बेनिफिट उस एनवायरनमेंट के जरिए शायद ये बजट उस डायरेक्शन को भी दिखा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे अगर कुछ भी इस तरीके का बेनिफिट अगर होता तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी चोट होती, राइट। बट फिर भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो एक कॉमन मैन, जो एक मिडिल क्लास आदमी जो एक्सपेक्ट कर रहा था बजट से, क्योंकि हर कोई सुबह 11 बजे जब वो मैडम निर्मला सीतारमन जी जब वो जब वो होता ना अपना मतलब जो बजट वाला जो बैग था वो जब लेके आई कि उनको कुछ ना कुछ सैलरीड एम्प्लॉय जो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिट होते नहीं, अगर थोड़ा बहुत कुछ उनके लिए होता तो ये शायद हो सकता था कि रूलिंग पार्टी के लिए थोड़ा और ज़्यादा एनकरेजिंग होता उनके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल उनको निराशात लगी। जो टैक्स बेनिफिट की बात कर पड़े ही नहीं ना, वो इस पछड़े में पड़े ही नहीं कि हाँ मोह में फंसे ही नहीं। उन्होंने जब कह दिया फर्स्ट डेवलप इंडिया तो फर्स्ट डेवलप इंडिया बस वो उसी दिशा में गए हैं। बट यहाँ पे जब ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसमें उनका एक व्यू हो सकता है, बट एज अगर मैं बात करता हूँ कॉमन मैन की, क्योंकि सरकार का कोई भी मुद्दा होता है वो जो उनकी जनता होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है। वैसे ही जैसे हम डायरेक्ट टैक्स में जैसे उन्होंने बेनिफिट किया कि जो 1962 से जो मुद्दे चले आ रहे थे उनकी लिमिट जो उन्होंने कम करी है वो 40,000 और नहीं 25,000 और 10,000 की करी। शायद ये थोड़ी लिमिट और कुछ ऐसे बढ़ाते तो हो सकता था शायद और थोड़े केसेस जो इनके पेंडिंग थे, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता था कि क्योंकि जब 10,000 के केस के लिए अगर इतनी सारा मैकेनिज्म अगर डिपार्टमेंट का अगर यूज हो रहा है और रिकवरी अगर 10,000 रुपये होनी है तो शायद हो सकता था इनका मोटिव ये भी होगा कि लंबित केसेस की लिस्ट घटाने के लिए इन्होंने 10,000 करा, तो ये शायद लिमिट और भी बढ़ सकती थी। तो मैं ओवरऑल इन द एंड में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत आसान सा तरीका होता है बजट को लोक लुभावन बनाकर इलेक्शंस में जाना। लोक लुभावन नहीं बनाकर बजट में जाना सरकार का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, जैसा कि विपक्ष को लगता है। देखना यही है कि अगर इसी गवर्नमेंट को पूर्ण बजट बनाने का मौका मिलता है तो क्या वो इसमें बन रहे मोमेंटम को वहां कैरी फॉरवर्ड कर क्या करती है। तब तक के लिए तो हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।